हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की न्यूज़ में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ 9 नंबर का करंट अफेयर, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से करंट अफेयर कराया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाल ही में करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन गैर सिख को देने पर भारत के कड़े विरोध के रूप में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को तलब किया। दोस्तों क्या है पूरा मामला, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। उससे पहले मैंने समझना है कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है क्या, ये जो करतारपुर में गुरुद्वारा है, किसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो जो सिख संप्रदाय है, इसमें दोस्तों इनके जो पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक जो थे वो इनके पहले गुरु थे, गुरु नानक। अब बात करता हूँ दोस्तों, जो गुरु नानक जी है, गुरु नानक देव है, ये सिख संप्रदाय के पहले प्रवर्तक थे। कौन थे? पहले प्रवक्ता कौन थे? गुरु नानक। दोस्तों इनके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानकारी लेते पहले, इसके बाद आपको पूरा ये मामला समझ में आ जाएगा ये मामला पूरा है क्या। तो जो गुरु नानक जी हैं, पहली बात तो ये फर्स्ट प्रवक्तक थे। टोटल 10 गुरु हुए हैं। कौन कितने हुए हैं? 10 गुरु। उसकी मैंने पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दी है, कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो 10 गुरु हैं, उनमें पहले गुरु कौन है? गुरु नानक जी। इन्होंने सिख संप्रदाय का पहले प्रवक्तक हैं, इन्होंने सिख समुदाय की स्थापना की थी। दोस्तों इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। कब? 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी में। कहाँ पर? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ठीक दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। कहाँ पर? पाकिस्तान के तलवंडी में। अब दोस्तों बात है कि ये 1520 से लेकर 1522 तक ये कहाँ पर रहे हैं? तो दोस्तों ये 1520 से लेकर 1522 तक ये रहे करतारपुर। कहाँ पर? करतारपुर में रहे हैं। और दोस्तों जो नरावल स्थान है, नरावल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, वहाँ पर पड़ता है करतारपुर। क्या पड़ता है? करतारपुर, नरावल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के में। तो यहाँ पर इन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। किन्होंने? गुरु नानक जी ने। इसलिए ये दोस्तों जो सिख समुदाय का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उनमें करतारपुर जो गुरुद्वारा है वो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले याद कर लेना दोस्तों। तो इनका जो सिख समुदाय का अगर सबसे पवित्र स्थान है वो ननकाना साहिब। कौन सा है? ननकाना साहिब। और ननकाना जो साहिब है उनकी नींव किसने रखी थी? तो गुरु नानक ने रखी थी। कहाँ पर? करतारपुर कॉरिडोर में, जो करतारपुर गुरुद्वारा है वहां पर। और यहीं से इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। और जो ननकाना साहिब है ये सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ये जानकारी मिल गई कि ये गुरु नानक के द्वारा कुछ ना कुछ रिलेटेड है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। तो ये आप लोगों को दोस्तों जो पिक्चर दिख रही है, इसमें ये जो आप लोगों को स्थान दिख रहा है, कौन सा? ये वाला जो स्थान दिख रहा है ये डेरा बाबा नानक है। कौन सा है? डेरा बाबा नानक है, जो इंडिया में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और डेरा बाबा नानक है जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। कितना? 2 किलोमीटर दूर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? करतारपुर है। क्या है? करतारपुर, जो नरावल डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भारत ने क्या किया है कि 2 किलोमीटर का, ये जो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है, 2 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया है। क्या बनाया है? 2 किलोमीटर का, यहाँ पर 2 किलोमीटर का कॉरिडोर भारत ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या किया गया है कि पहले जो करतारपुर था, यहाँ पर सिख जो समुदाय है उसका वर्चस्व रहता था। वही इसका प्रबंधन, प्रवर्तक और वगैरह जो भी इससे संबंधित जो भी चीजें होती थी वो सीधा सिख समुदाय के हाथों में था। अब क्या किया पाकिस्तान सरकार ने? ये सभी जो है वो सिख समुदाय से हटा के, जो सिख समुदाय से हटा के, और क्या किया है कि जो नॉन सिख थे उनको दे दिया। मतलब कि जो अब नॉन सिख में न तो ये हिंदू को देंगे न तो सिख को देंगे। अब कौन बचा उसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी में? तो मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम को दे दिया गया है उसके। इसलिए भारत के जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्रालय ने क्या किया? जवाब तलब किया गया है। ये पूरा मामला था जो करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को इनके याद कर लेना है कि पवित्र स्थान जो सिख धर्म का सबसे है वो ननकाना साहिब है, जो करतारपुर में है। यहीं से गुरु नानक देव ने क्या की थी?
सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। पहले गुरुदेव कौन है? तो गुरु नानक जी है। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पाकिस्तान की तलवंडी में 15 अप्रैल 1449 को। ठीक है दोस्तों। और करतारपुर में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी जो देह त्याग है वो कहाँ पर की थी? करतारपुर में। कहाँ पर की थी? करतारपुर में इन्होंने देह त्याग की थी। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा यहाँ का मामला था। और जो दोस्तों इसको लेकर एक कमेटी थी, पाकिस्तान सिख प्रबंधन समिति। क्या थी? पाकिस्तान सिख प्रबंधन समिति जो थी। अब यहाँ पर क्या किया है कि इसको बना के क्या कर दिया गया? इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड बना दिया गया। क्या बना दिया है? इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड बना दिया गया है। जो नॉन सिख लोग हैं उनके हाथों में इसका प्रबंधन दे दिया गया है उसके लिए। ठीक दोस्तों, ये पूरा मामला चर्चा में था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिडेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। तो 45 में कौन थे? आप लोगों को पता चल गया होगा। जो 45 राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए के 45वें राष्ट्रपति थे। और 46 में कौन से बने हैं? तो जो बिडेन बने हैं। अब हम लोग जानते हैं जॉन बिडेन है कौन। ठीक दोस्तों, तो जो बिडेन है इनके बारे में जानकारी ले लो आप कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हैं जो यूएसए में प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? जो बिडेन। ठीक दोस्तों, पहली जानकारी। इसके बाद इनकी जो नवंबर में एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 78 साल के हो जाएंगे नवंबर में। तो सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ पर? 46 में। ये जरूर याद करें ना, 46 प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? यूएसए के। और इनको जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं? मैंने वोटिंग सिस्टम पूरा आप लोगों को कराया था एक दिन करंट अफेयर में, तो उसको पूरा आप वीडियो देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। 290 इलेक्ट्रल वोट मिले। होते 290 इलेक्ट्रल वोट। मैंने इनका सिस्टम पूरा बताया था कि कौन इलेक्ट्रल वोट होते हैं, इनका क्या वर्चस्व होता है, इनका क्या काम होता है, ये पूरा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कराया है। अब बात करते हैं कि ये जो हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। किसके पर हैं? ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो इसको भी याद कर लेना। वहाँ पर दो पार्टी थी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे और जो बिडेन है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनके बारे में बात करूं तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इससे पहले दो लोग और इसमें प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एक तो आप लोगों को नाम याद होगा, बराक ओबामा जी जो हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और बिल क्लिंटन जो हैं वो भी किससे थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और अगर जो बिडेन की बात करूं तो जो बिडेन जी हैं वो 6 बार क्या रह चुके हैं? सीनेटर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? सीनेटर रह चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उसमें अपनी जो सांसद होती है ऐसी उसमें क्या होती है? कांग्रेस होती है। क्या होती है? कांग्रेस होती है। और कांग्रेस में दोस्तों दो हाउस होते हैं, एक होता है सीनेट और एक होता है क्या दोस्तों? एक सीनेट होता है और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोअर हाउस होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है। और सीनेट जो होता है ये अपर हाउस होता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है। तो यहाँ पे अमेरिका में क्या है कि इसके 100 वो होते हैं क्या? 50 राज्य होते हैं। तो 100 यहाँ की सीटें होती हैं और 435 इसमें होती हैं। किसमें? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो इसको याद रख लेना। इस तरीके से 535 मैंने आपको सीटें बताई थी। उसके बाद 3 और आ जाती हैं। तो ये वाशिंगटन डीसी को स्पेशल दी गई हैं। किसको? वाशिंगटन डीसी को ये स्पेशल दी गई हैं। तो इसको आप लोग याद कर लेना। ये पूरा मामला था किससे रिलेटेड? जो बिडेन से रिलेटेड है। अब बात करूँ यहाँ पर दूसरा एक और मामला है, कमला हैरिस जो है। कौन है? कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, तो जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिका में फर्स्ट वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अमेरिका में फर्स्ट वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों, अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है, अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। कई बार चुनाव तो लड़ी हैं, लेकिन हिलेरी क्लिंटन वगैरह पिछले साल भी लड़ी, तो लेकिन इसमें अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। जबकि ये पुराना विश्व का सबसे पुराना मतलब कि लोकतंत्र है। जबकि अगर भारत की बात करूं तो भारत में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली
महिला है जो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अब अगर बात करूं कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस जो है वो पहली इंडो अमेरिकन ओरिजिन से हैं। इंडो अमेरिकन से मतलब समझो तो इनकी जो माता जी हैं श्यामला गोपालन, वो तमिलनाडु की रहने वाली है। और इनके जो पिताजी हैं वो कौन है, तो वो ऑकलैंड में, कहाँ के रहने वाले हैं, ऑकलैंड के रहने वाले हैं। ये इन्होंने क्या किया था कि ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उसमें पेरिस में है, वहाँ पर अपनी इकोनॉमिस्ट की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। और कैलिफोर्निया में ये क्या हुई थी, पैदा हुई थी दोस्तों। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो कमला हैरिस हैं ये पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी हुई है। इनके बारे में ये भी डिटेल ले लेना, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है कौन, कमला हैरिस। अब दोस्तों बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब ये किसके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो कौन से हैं, तो आप लोगों को याद कर लो, जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है, तो अभी तक कोई नहीं बना है, इस बात को याद कर लेना। अब दोस्तों अगर कमला हैरिस के बिहाफ पर कहा जाए तो इन्होंने कई बार जब 370 धारा पाकिस्तान में हटाई गई थी तो उस पर उन्होंने अपना एक कड़ा बयान दिया था। उसमें कहा था कि भारत के जो 370 हटाया गया है इस पर हम कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। मतलब क्या है कि भारत जो है 370 पे जो कर रहा है इसमें इंटरफेयर करने का पूरा इनका होता। तो अब क्या इनका रवैया रहता है, अब आगे इसको समझा जाएगा दोस्तों। तो ये पूरा मामला था। अगला क्वेश्चन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त जो CIC हैं, ठीक है, तो ये बनाए गए हैं के रूप में नियुक्त किया गया। किसको, यशवर्धन कुमार सिन्हा को। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं यशवर्धन सिंह सिन्हा। ये 11वें हैं, इनको एक तो ये याद कर लेना आप लोग, कौन से हैं, 11वें हैं। और ये जो CIC का जो कार्यकाल है दोस्तों ये बदल दिए गए, इसको जरूर याद कर लेना। ये 219 में संशोधन के तहत इसको 5 साल से अब इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट के तहत संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, 5 साल पहले था, अब 3 साल हो गया है। और अगर इनके बारे में यशवर्धन सिन्हा के बारे में जानकारी दूं तो ये UK में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। जो यशवर्धन सिन्हा जी हैं ये UK में कौन रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं यशवर्धन सिन्हा, जो अभी CIC भारत में चुने गए हैं। इसके बाद अगर इनकी बात करूं तो ये क्या है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये सबसे पहले कब RTI एक्ट लागू हुआ था, तो RTI जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को पहली बार RTI एक्ट आया था। इसको याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सूचना का अधिकार है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 12 अक्टूबर जो होता है इसको सूचना के अधिकार के दिवस में मनाते हैं। जो सूचना का अधिकार दिवस होता है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ से हम लोगों को तीसरे क्वेश्चन से ये जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में अगर और जानकारी दूं तो इसमें जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है इसमें ये 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाती है, उसके तहत इनको चुना जाता है। अब बात आती है कि 3 जो सदस्यीय कमेटी होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो दोस्तों उसमें 3 लोग कौन होते हैं। पहला तो PM होता है जो प्रधानमंत्री देश का होता है, दूसरा विपक्ष का नेता होता है जो प्रेजेंट टाइम कौन है, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है वो विपक्ष के नेता किसमें है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर मैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करूं तो राज्यसभा में अभी गुलाम नबी आजाद हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोनों को याद कर लेना, दूसरों को कोरिलेट मत करना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जो अधीर रंजन चौधरी हैं ये विपक्ष के नेता लोकसभा में हैं, और अगर बात करूं मैं गुलाम नबी आजाद है ये विपक्ष के नेता राज्यसभा में है। तो इसमें जो लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं उनको इसमें लिया जाता है कमेटी में। तो पहला PM हो गया, और दूसरा अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हो गए, और तीसरा कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसे दोस्तों कई कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर कैबिनेट मिनिस्टर को चुना जाता है। इस बार कौन चुना गया है, तो भारत के जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, तो अमित शाह है। तो ये 3 लोगों ने मिलकर इनका चुनाव किया है। ठीक दोस्तों, तो ये 3 लोगों ने इस पर चुनाव किया है, और यशवर्धन कुमार सिन्हा को ये क्या किया गया है, CIC नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, अगर बात करूं मैं भारत की तो जो फर्स्ट CIC हैं कौन है, दीपक संधू। कौन है फर्स्ट जो सूचना
आयुक्त हैं वो कौन से हैं? दीपक संधू। वुमेन जो हैं, फर्स्ट वुमेन CIC, ये फर्स्ट वुमेन CIC हैं दीपक संधू। अगर मेल की बात करूं तो सबसे पहले CIC कौन है? तो वजाहत हबीबुल्ला। कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। इसको याद कर लेना, पहले CIC कौन से हैं? तो वजाहत हबीबुल्ला जो है वो पहले CIC है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करूं CIC की तो ये संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर को लागू हुआ था, इसलिए हम लोग बनाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से CIC जो RTI एक्ट है ये लागू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी थी जो आप लोगों को मैंने दे दी गई है। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है, वन रैंक वन पेंशन के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिटायर्ड सैनिकों को दी बधाई। दोस्तों क्या है वन रैंक वन पेंशन, इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। दोस्तों ये कई बार चर्चा में रहा है, और जब ये 1973 से चर्चा में रह रहा है वन रैंक वन पेंशन, तो क्या इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जब 2014 में जब मोदी जी चुनाव में उतरे थे PM के, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था हमारे आर्मी के लोगों को कि मैं वन रैंक वन पेंशन लागू कर दूंगा। अब क्या है वन रैंक पेंशन, उसके बारे में जानकारी मान लो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो 2020 में रिटायर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, सेम रैंक है दोनों की, कर्नल ये भी कर्नल ही। एक है जो 2010 में रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो 2010 में तनख्वाह थी वो मान लो कितनी है, इनकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया। ठीक दोस्तों, तो इनको पेंशन कितनी मिलेगी? 50,000 रुपये। अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसको कितनी तनख्वाह हो जाएगी इसकी? मान लो 2 लाख रुपए, तो इसको पेंशन कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए। तो अब दोस्तों ये बात रखी गई है कि एक सेम कैटेगरी के 2 कर्नल लोग, दोनों रिटायर्ड हैं, एक को 50,000 रुपये मिल रहा है और एक को 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो इसको करने के लिए वन रैंक वन पेंशन कि सभी को समान, जिस टाइम अगर इसको 1 लाख मिल रहा है तो यहाँ पर इसको भी 1 लाख रुपए पेंशन दिया जाएगा। तो ये मामला था किसका? वन रैंक वन पेंशन। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी एक कमेटी बनाई गई थी 2014 में, और कौन सी समिति थी? तो वो समिति थी भगत सिंह कोश्यारी समिति। किसकी थी? भगत सिंह कोश्यारी समिति थी। और वन रैंक वन पेंशन जो है इसका मैंने डिटेल निकाल रहा था, तो ये 17 जुलाई, कब है? 17 जुलाई, ये 17 जुलाई और ये 17 जुलाई 2014 को, 17 जुलाई 2014 को लागू हुआ था दोस्तों। तो इसको भी याद कर लेना, वन रैंक वन पेंशन जो है। ठीक है, ये पूरी डिटेल थी वन रैंक वन पेंशन की। तो इसकी कमेटी जरूर याद कर लेना। भगत सिंह कोश्यारी जो पहले IPS रह चुके हैं, IPS अधिकारी थे। अगर इनकी बात करूं तो ये अभी गवर्नर है। तो किस स्टेट में गवर्नर है? तो ये महाराष्ट्र स्टेट में अभी हाल ही में वर्तमान में गवर्नर पद पर आयुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी थी वन रैंक वन पेंशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को UPI द्वारा पेमेंट ऐप के लिए मंजूरी दी है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों क्या किया गया है कि पहले आप लोग UPI है, फोन पे है, भीम ऐप है, इसके तहत आप लोग पैसा ट्रांसफर करते थे, पैसा भेजते थे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट जो कर सकते हैं वो आप व्हाट्सएप से भी अपने पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि जैसे आप लोगों को नीचे ऑप्शन जब व्हाट्सएप खोलते थे तो एक ऑप्शन आता था, तो उसमें कई सारे ऑप्शन ऑडियो वगैरह के आते थे, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट का भी ऑप्शन आने लगेगा। तो अब व्हाट्सएप से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। वही आप इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जो व्हाट्सएप है इसका जो कंपनी किसकी कंपनी है? तो ये फेसबुक में मर्ज हो गई थी, ये फेसबुक की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, कौन? व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के जरिए आप पैसा क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो ये NPCI के तहत भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेशनल पेमेंट के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी इसके बारे में जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उद्यम योजना से 4 महीने में 11 लाख MSMEs ने कराया रजिस्ट्रेशन, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। क्या है दोस्तों MSME? पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो M माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब आप लोग समझते हैं तो माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, इंटरप्राइजेस क्या है। ठीक दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं
कि दो वर्ड आते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है टर्नओवर। क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट और एक होता है टर्नओवर। इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं दोस्तों। जैसे आपने मान लो कोई चीज़ है अपनी दुकान में, मान लो 10 लाख की खरीद के रख दी। कितने लाख की खरीद के रख ली? 10 लाख की खरीद के रख दी। और इसको आपने कितने में बेचा? 25 लाख में इसको टोटल बेचा। तो जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो खरीदी थी, वो आपका था इन्वेस्टमेंट। और जो आपने पूरी साल में या एक महीने में जो बचा बेच के सामान और जो कमाया है, वो टोटल जो पूरा पैसा आया है, वो क्या है? टर्नओवर। क्या है? टर्नओवर। अब यहाँ से मैं आपको बात करता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा और पहले बात करता हूँ माइक्रो की। किसकी बात करता हूँ? माइक्रो। तो माइक्रो क्या है? तो जो आई है और जो टी है, इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें माइक्रो जो है, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, वो 1 करोड़ का होगा। कितने करोड़ का होगा? 1 करोड़ का। तो टर्नओवर कितने करोड़ का कहा जाएगा? 5 ओवर का अगर टर्नओवर है तो वो माइक्रो के तहत आएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस के तहत आएगा। आगे समझ में, ये किसके तहत आएगा? लघु उद्योग के। ठीक है दोस्तों, लघु उद्योग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्रो की। किसकी? सॉरी, स्मॉल की। तो स्मॉल जो है, स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे कहा जाएगा? जब इनका जो आई है, इन्वेस्टमेंट है, वो 10 करोड़ हो और जो टर्नओवर है ये 50 करोड़ हो। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो, टर्नओवर 50, 5 गुना है। देखो उसमें भी 5 गुना था। तो जब 50 करोड़ हो तो ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगा। अब बात करूं मैं मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो मीडियम में जो है वो कौन आएंगे? तो ये मीडियम में जो है, मीडियम में आएंगे। मीडियम में जो आई है वो कितनी रहेगी? 50 करोड़ रहेगी। कितनी रहेगी आई? 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अगर टर्नओवर की बात करूं तो टर्नओवर पूरा 250 करोड़ का रहेगा। कितने करोड़ का रहेगा? 250 करोड़ रहेगा। तो ये पूरा डाटा था। क्या था कि इसमें क्या किया गया है कि जो ये एमएसएमई है, इसके तहत मैंने एमएसएमई बता दिया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है क्या, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए। अब मैं बात आती है मुद्दे की बात करूं तो 1 जुलाई 2020 को क्या किया गया है कि एक उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया गया था। क्या कराया गया था? उद्यम रजिस्ट्रेशन चल रहा था। उसके तहत ये बताया गया था जो 11 लाख लोग हैं, 11 लाख नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों, जिसमें 1 करोड़ लोगों को के अधिक लोगों को जो इसमें रोजगार प्राप्त हुआ है, ये बात इसमें कर रहा था एमएसएमई के तहत। ये पूरा मामला था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। दोस्तों, नेशनल कैंसर डे मनाया गया कब? 7 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, अगर मैं वर्ल्ड कैंसर दिवस की बात करूं तो जो वर्ल्ड कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर अब दोस्तों इसको बात करूं क्यों ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, तो सबसे पहले किससे होता है? ये रेडिएशन से होता है। और रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो रेडिएशन की खोज जो थी वो मैरी क्यूरी ने की थी। किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी। कब की थी? तो 7 नवंबर 1867 में इसकी खोज की गई थी। इसीलिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है इनकी सम्मान में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी 1903 में खोजा गया था। और इनके हस्बैंड जो हैं पियरे क्यूरी, तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने दोनों ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अब दोस्तों इसको क्यों इतना सम्मान दिया जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी महिला है जिनको 2 अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक बार इनको फिजिक्स में मिल चुका है और दूसरी बार इनको केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसलिए दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। अगर इनकी बात करूं दोस्तों, ये पहली महिला है जिनको अलग अलग 2 सब्जेक्टों में पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करूं तो पहली महिला ये मैडम क्यूरी है, मैरी क्यूरी, जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया था वुमेन में। ठीक दोस्तों, तो ये पूरी आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है इसरो ISRO ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 प्रक्षेपण यान से क्या किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के साथ
9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों क्या है ये EOS 01, इसके बारे में लोग जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 3 रडार सिस्टम जो थे वो क्या किए गए थे, लॉन्च किए गए थे। तो कौन कौन से थे उनको आप लोग याद कर लेना। RISAT 2B, RISAT 2B IR, RISAT 2B IR, ये दूसरा था। और तीसरा है दोस्तों EOS। ये 3 अभी रडार सिस्टम थे, ये लॉन्च किए गए थे। तो इनको क्या कहा जाता है, RI को जो रडार इमेजिंग क्या था, रडार इमेजिंग। तो दोस्तों रडार जो इमेजिंग है इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो किया गया है EOS। तो EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ये EOS का मतलब है। तो इसीलिए इसको EOS बोला गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये PSLV पोलर सैटेलाइट जो है वो C49 से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये उड़ीसा के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसको PSLV C49 से EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो ये इसरो ने लॉन्च किया। अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो 2020 में लॉन्च की गई थी, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने का अलग कोरल रीफ की खोज की है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि अभी आपका CDS का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पड़ती है। तो दोस्तों ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये मान लो आपका ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो ये जो दोस्तों ये जो आपका जो पूर्वी क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, तो पूर्वी क्षेत्र में ये जो ग्रेट डिवाइडर रेंज पाई जाती है, जो कोरल रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ये क्या, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है, इसको याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है PM मोदी ने गुजरात में भावनगर के घोघा और सूरत के हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में रोपैक्स फेरी का उद्घाटन किया है। इसमें दोस्तों क्या है कि ये एक पानी वाला जहाज होगा जिसमें एक बार में क्या किया जाएगा कि 30 ट्रक, कितने, 30 ट्रक 100 कार, 30 ट्रक 100 कार 500 यात्री, इतने एक बार में इसमें यात्रा कर सकेंगे। किसके तहत, तो रोपैक्स फेरी सर्विस के तहत। ये अभी हाल ही में कहाँ से उद्घाटन किया, इसको याद कर लेना, गुजरात के भावनगर से। कहाँ से, गुजरात के भावनगर के घोघा से इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। ये आप लोगों को दिख रहा है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है बीच में ये गाड़ी दिख रही है ना, और ट्रक वगैरह दिख रहे हैं, तो ये एक बार में 30 ट्रक 100 कार 500 पैसेंजर एक बार में ले जा सकेगी। तो ये दोस्तों आज की पूरी करंट अफेयर थी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों के लिए मैं अच्छे से वीडियो ला सकूँ दोस्तों। और क्या दोस्तों कि मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं आ पाया था, वीडियो बना पाया था। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, आज उसका वीडियो पूरा आप लोगों को दोनों डेट का मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।